जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो बहुत कुछ करने की ऊर्जा समाज हमें खुद ही देता है। ऐसे ही एक युवा है श्रीमान प्रदीप सांगवान। गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान 2016 से हीलिंग हिमालय नाम से अभियान चला रहे हैं। वो अपनी टीम और वॉलंटियर्स के साथ हिमालय के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और जो प्लास्टिक कचरा टूरिस्ट वहां छोड़कर आते हैं वो साफ करते हैं। प्रदीप जी अब तक हिमालय की अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन से टनों प्लास्टिक साफ कर चुके हैं। तारीफ के ये शब्द हरियाणा के रहने वाले प्रदीप सांगवान के लिए हैं। प्रदीप सांगवान हीलिंग हिमालयाज फाउंडेशन के संस्थापक हैं। कुछ साल पहले एक सैन्य अधिकारी बनने का सपना देखने वाले प्रदीप सांगवान ने अब हिमालय के तमाम इलाकों की सफाई का काम शुरू किया। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद प्रदीप सांगवान की तारीफ की तो सारे देश की निगाहें उनकी ओर उठ गई। पर्वतारोहण का शौक रखने वाले प्रदीप सांगवान हिमालय के तमाम इलाकों से प्लास्टिक वेस्ट को हटाते हैं। इस काम में देश के तमाम लोग उनकी सहायता भी करते हैं। प्रदीप के अभियान का असर इतना है कि खुद देश के प्रधानमंत्री भी उनके मुरीद हुए। आइए खुद प्रदीप सांगवान से सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मैं हूं श्रेयांश त्रिपाठी और हमारे साथ है एक खास शख्स, एक खास मेहमान जिनके मुरीद प्रधानमंत्री मोदी खुद हो चुके हैं। हीलिंग हिमाचल अभियान के संस्थापक, देश के पर्यावरण के लिए एक बेहतर काम कर रहे प्रदीप सांगवान जी। प्रदीप जी, नवभारत टाइम्स की टीम की तरफ से मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। सबसे पहले हमारी टीम और सारे देश की तरफ से बधाई कि आपने इस तरह का कोई अभियान चलाया जिसके मुरीद खुद प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के नाम से, प्रधानमंत्री की ओर से मन की बात में आपका नाम आना, कैसे देखते हैं आप इसे, कैसा लग रहा है? एक्चुअली काफी अच्छी फीलिंग है और काफी अच्छा पुश मिलेगा। जो हम काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा और उसमें उसको हाईलाइट होगा वो काम, और जरूरत भी थी उसकी, बिकॉज हमारा जो फोकस है वो शहरों में है और समुद्र में जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके ऊपर है, बट हिमालयाज में अभी तक बहुत ज्यादा किसी ने फोकस किया नहीं और प्लास्टिक वेस्ट वहां भी उतना ही है। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने हीलिंग हिमालयाज और हमारे काम को अप्रिशिएट किया। इससे क्या होगा कि थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा हमारा काम जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो हमने 5 साल में अचीव करना था आई थिंक हम 1-2 साल में अचीव कर लेंगे। प्रदीप जी, मैं ये हीलिंग हिमालयाज अभियान है क्या, मतलब बेसिकली ये कब शुरू हुआ, क्या प्लान था? हमें बताया गया कि आप सेना में जाना चाहते थे, उसके बाद पर्यावरण की तरफ, ऐसा कुछ। हाँ, ये कहानी क्या है? मेरी पढ़ाई लिखाई जो है मिलिट्री स्कूल में हुई है। पिताजी फौज में थे, आर्मी में थे, और उसके बाद उनकी भी इच्छा थी कि, क्योंकि वो एक ऑफिसर नहीं थे आर्मी में, सो उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं बड़ा होके और आर्मी में एक ऑफिसर बनूं, बट समहाउ नहीं हो पाया वो पॉसिबल। और अब मैं देख रहा हूँ कि वो अच्छे के लिए ही हुआ, एक हिसाब से जो होता है अच्छे के लिए होता है। इवेंचुअली मैंने कॉलेज के टाइम में थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करना स्टार्ट किया। कॉलेज के दौरान और कॉलेज के बाद काफी एक्टिवली मैं ट्रैवल करना स्टार्ट किया, क्योंकि आर्मी में नहीं हो पाया तो उसके बाद कोई खास गाइडेंस थी नहीं, लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो मैंने रियलाइज किया कि लेट्स ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। मे बी कुछ चीजें टाइम के साथ आती हैं, जबरदस्ती करेंगे तो क्या पता कोई गलत डायरेक्शन में ना चले जाए। सो इसलिए ट्रैवल करना स्टार्ट किया, उससे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, क्योंकि मिलिट्री स्कूल में ऐसा होता है कि आप हमेशा एक 4 दीवारी के अंदर ही रहते हैं, एक बाउंड्री होती है। उसके बोर्डिंग स्कूल था तो 7 साल तक आप वहीं पे, तो बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा आपका इंटरेक्शन नहीं होता। सो जब मौका मिला तो मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, फिर मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल करना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा इंटीरियर्स में ट्रैकिंग रूट्स को एक्सप्लोर किया। काफी अच्छी एक वो फीलिंग थी और अभी भी है वही सेम, और मैंने काफी सीखा वहां से। फिर देखा मैं अकेले नहीं था और बहुत सारे लोग और भी ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैकिंग भी कर रहे थे। इंडिया बहुत ही यंग नेशन है आज की डेट में, सो काफी यूथ है जो कि एक्सप्लोर करना चाहता है, ट्रैक करना चाहता है, रिमोट एरियाज में जाना चाहता है, बट उसको रिस्पॉन्सिबली कैसे करना है उसके ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान था लोगों का। मेनली लोग आते थे और अपना जैसे खुद का एंजॉय करके जाना, बट टू गिव बैक टू द नेचर, वो एक जो एस्पेक्ट होती है ट्रैकिंग की या ट्रैवलिंग की, वो कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो उसको फिर मैंने सोचा कि मैं उन दिनों एक ट्रैक रूट पे गया जहाँ पे मैं कुछ एक स्पेशल कम्युनिटी है जो मेरे दिल में तो उनके लिए बहुत खास जगह है। उनको हम गद्दी समुदाय बोलते हैं, शेपर्ड कम्युनिटी, जो भेड़ बकरियों का पालन करके अपना आजीविका चलाते हैं।
उनके साथ मैं रहा कुछ टाइम तक, उनकी लाइफ़स्टाइल देखी, इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में भी, इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में भी उनकी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल इको फ्रेंडली थी, कोई उनका कार्बन फुटप्रिंट नहीं था। उसका अगर 1% भी अगर मैं कहता हूँ, हम नॉर्मल रूटीन में अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर लें और जो स्पेशली जो ट्रैवल ट्रैक जो पहाड़ों में घूमने जाते हैं लोग, वो भी उसको इम्प्लीमेंट कर लें, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो उसी आइडियोलॉजी के ऊपर मैंने हीलिंग हिमालयस की शुरुआत की। जब मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस कर लिया था, बस 7-8 साल से मैं पहाड़ों में था, एक्सपीरियंस मुझे था पहाड़ों में क्या है, कैसे। फिर 2016 में ये शुरुआत हुई हीलिंग हिमालयस की। बट मुश्किल ये थी कि मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ना मैंने कोई प्रॉपर ट्रैकिंग की ट्रेनिंग की है। बट वो एक्सपीरियंस इतना हो गया था कि मुझे लगा कि आई कैन हैंडल इट। सो ट्रैकिंग के साथ-साथ क्लीनिंग जो है, ट्रैवलिंग फॉर अ पर्पस, ट्रैकिंग फॉर अ पर्पस, उसको मैंने इसमें शुरू किया और लोगों को एंगेज किया कि आप सिर्फ घूमने-फिरने मत आओ, कुछ इस तरीके से घूमो कि आपका बर्डन जो है नेचर के ऊपर ना रहे, आपके फुटप्रिंट्स जो हो पीछे ना छूटें, इस तरीके से कि कल को यहाँ की जो इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी है, उसके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। सो इसलिए तो हीलिंग प्रदीप जी, हिमालयस। मैं जो समझ पा रहा हूँ अभी तक कि ट्रेवलिंग फॉर अ पर्पस, मेन मोटिव ये था कि आप ट्रेवल कर रहे हैं और उसके पीछे एक पर्पस है, किसी भी इलाके को सही करने का। बिल्कुल। तो ये काम होता कैसे है? मतलब वैसे तो बहुत सारे लोग देश भर से जाते हैं। मैंने हुँ, एक हुँ। स्टैट पढ़ा कि केवल लद्दाख का जो मतलब इतना रिमोट एरिया है, वहां पर हर साल 25, 30, 40 हजार लोग चले जाते हैं। तो हिमालय हाँ। का रेंज तो बहुत बड़ा है। तो हुँ, वो हुँ। कैसे काम होता है? इतना ब्रॉड एस्पेक्ट में काम करना कैसे करते हैं आप? तो अभी बड़ा स्पेसिफिक हमने किया हुआ है, हमने वो ट्रैक रूट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि खीरगंगा एक ट्रैक रूट है, बहुत इन्फेमस ट्रैक रूट है, वहाँ पे बहुत यंगस्टर्स आते हैं। एक लॉन्ग वीकेंड पे 5 से 6 हज़ार लोग आते हैं। साल भर में कम से कम भी 5 से 6 लाख लोग वहाँ पे यात्रा करते हैं उस छोटे से ट्रैक रूट पे। सो एक वीकेंड पे अगर हम साफ-सफाई करते हैं, तो वहाँ लगभग-लगभग 8 से 10 हज़ार प्लास्टिक बॉटल्स हम कलेक्ट करते हैं। इतना वेस्ट वहाँ पे है। सो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कौन-कौन सी लोकेशंस पे फुटफॉल ज़्यादा है, वीकेंड पे या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन मंथ और विद इन अ ईयर कितने फुटफॉल है, कितना प्लास्टिक वेस्ट और पॉल्यूशन वहाँ पे होता है, कितनी लिटरिंग होती है, आइडेंटिफाई किया। उसमें फिर हमने जैसे अब क्या करते हैं कि साल के शुरुआत में जैसे अभी 1 जनवरी को हम एक कैलेंडर रिलीज़ करेंगे, जिसमें डेट्स दी होती है कि किस टाइम पे कहाँ पे क्लीनिंग होनी है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन। तो एरिया वाइज़ हमने वो सिलेक्ट किया हुआ है और अभी कैलेंडर रिलीज़ हो जाएगा। तो लोग अगर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो रजिस्टर करते हैं वेबसाइट पे और उसके बाद फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 7th मार्च को हम क्लीनिंग ड्राइव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो सब लोग को व्हाट्सएप के थ्रू लोकेशन मिल जाएगी, यहाँ पे हमने पहुँचना है। 3 तरीके की क्लीनिंग ड्राइव्स होती है। एक होती है 1 दिन की क्लीनिंग ड्राइव, सुबह आओ, दोपहर तक करो, शाम को घर चले जाओ। फिर लॉन्ग वीकेंड की होती है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंगेज्ड होता है, उसमें ट्रैकिंग होता है, क्लीनिंग होता है। फिर लॉन्ग वीकेंड होता है जो थोड़ा और रिमोट एरियाज़ में होता है, तो उसमें 3-4 दिन लगते हैं। सो अपने टाइम और कंडीशंस के हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आएँ और हमारे साथ हम आपको लेके चलेंगे एक ट्रैक रूट है जहाँ पे कि कोर पर्पस जो होगा वो होगा क्लीनिंग वहाँ की, प्लस वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के साथ एंगेज करना, उनको बताना कि प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्योंकि वो लोग हमेशा वहीं रहते हैं, तो उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। और वो जो ट्रैकर्स को या टूरिस्ट को रोकेंगे लिटरिंग से, तो वो सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट होता है हमारे लिए कि लोकल कम्युनिटी इस लेवल पे अवेयर हो गई है कि वो आस-पास किसी को पॉल्यूशन फैलाने से रोकते हैं। सो ये पूरा प्रोसेस है। इसमें मार्च से लेके अभी जुलाई तक का हमारा कैलेंडर रेडी हो गया है। तो उसके हिसाब से लोग पार्टिसिपेट करते प्रदीप जी, आप इसमें टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल करते हैं? मतलब एक तो ये है कि हम कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैं। उसके अलावा हम क्या क्लीनिंग के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या मैन पावर से ही सारा काम होता है? या मोस्टली मतलब मैन कोई पावर से इंस्ट्रू होता है, मोस्टली मैन पावर से ही होता है। टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग पिलर्स हैं छोटे-छोटे, जैसे कि हम जो जैसे हम जैसे वहां से 10,000 बॉटल्स निकालते हैं किसी एरिया से, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। उसको क्या करते हैं? उसका आगे क्या इस्तेमाल होता है? देखो अभी तक जो था वो हमारे हिमाचल में 2 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, जिनसे कि कूड़े से बिजली पैदा की जाती है और वहाँ पे हम उनको भेजते हैं। बट लॉन्ग ठीक है। टर्म सॉल्यूशंस नहीं दिखाई दे रहे थे वो मुझे, बिकॉज़ क्या होता है ना कि इतने रिमोट एरिया में हम साफ-सफाई करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करना हम्म, बहुत मुश्किल होता है। लास्ट ईयर वही हमने वही हाँ, लास्ट ईयर हमने स्पीति में क्लीनिंग ड्राइव की थी, तो स्पीति में 2-3 छोटे-छोटे डंपिंग पॉइंट्स बन गए। सो हमने एक ठीक है। डंप यार्ड को कंप्लीटली कलेक्ट किया, गार्बेज को पैक किया उसको और उसको ट्रांसपोर्ट किया हमने शिमला। अब पहले तो हमने 1 हफ्ते वेट किया कि कोई ट्रक आए वापसी का, जैसे कि स्पेशल कोई ट्रक ना करें हम गार्बेज के लिए, नहीं तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, 30-40 हज़ार रुपए। फिर हमने वेट किया, 10 दिन तक वेट किया, फिर ट्रक आया,
सब्जी लेके स्पीति में, फिर वो खाली वापस जा रहा था, उसमें हमने गार्बेज लोड किया और उसको हमने 8-10 हज़ार रुपए दिए। फिर वो 2 तीसरे दिन में वो वेस्ट एनर्जी प्लांट में पहुंचा। तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है कि पहले 1 हफ्ते तक साफ-सफाई करो, फिर 10-15 दिन तक वेट करो कोई गाड़ी आएगी, तो थोड़ा-सा इकोनॉमिकल रहे तो थोड़ा-सा सस्ती गाड़ी देखें जो कि खाली वापस जा रही है। हमें भी सस्टेन करना पड़ता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली अफेयर है। फिर वो पहुंचने में 3 दिन लगा रही है। सो अब हमने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो टेक्निकल पार्ट जो हमारी क्लीनिंग ड्राइव्स का वो अब ये किया है कि रिमोट एरियाज में जहां भी आज तक हम साफ सफाई कर रहे थे, वहां पे हम स्मॉल स्केल वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स बना दें। ऐसे जैसे कि एक गांव में मंदिर होता है, एक स्कूल होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, वैसे ही एक वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी हर गांव में होना चाहिए। अगर गांव बड़ा नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, टूरिस्ट सेंट्रिक नहीं है, तो कंसोर्टियम होनी चाहिए 5 से 6 गांव की, सो दैट उन 5 से 6 गांव का जो भी वेस्ट है वहां पे वेस्ट कलेक्शन सेंटर में आए और उसको ऐसी व्यवस्था तो नगर निगम करता ही है कि वो आपके घर से वेस्ट ले जाता है और एक जगह पर डंप करता है, फिर एक्चुअली उसको अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में अभी नहीं है ये फैसिलिटी। और रूरल एरियाज में भी वो लोकेशन जहाँ पे कि छोटा सा गांव है बट वो बहुत फेमस हो गया है और टूरिस्ट बहुत ज्यादा आने लग गया है, तो वहां पे ये सब फैसिलिटीज नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंचायत का रोल रहता है। पंचायत को भी डायरेक्शन नहीं होती, उनको भी इतना आइडिया नहीं होता कि इस डायरेक्शन में कैसे काम करें। सो पहले हम ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको रेप्लिकेट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे। पंचायतें खुद भी अपना ये काम कर सकती है। सो वेस्ट कलेक्शन सेंटर की जो वैल्यू है, जो सिग्निफिकेंस है, वो इसलिए ज्यादा है बिकॉज जो घर से गार्बेज निकलता है वो इमीडिएटली वेस्ट कलेक्शन सेंटर तक पहुंचेगा, तो उसमें एक वैल्यू होती है वेस्ट में, वो वेस्ट नहीं होगी एक्चुअली। अगर वो डिटूर लेता है, फॉर एग्जांपल रिवर में चला जाएगा, वाटर बॉडीज में चला जाएगा, हम उसको ओपन एयर बर्निंग करेंगे, हाफ बर्न होता है वो, और फिर वो अगर वेस्ट कलेक्शन सेंटर में पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू बहुत डिग्रेड हो जाएगी, या उसको ना तो हम किसी भी पर्पज के लिए यूज भी नहीं कर सकते। सो इसलिए जो 5-6 गांव का जो वेस्ट है इमीडिएटली हाउस होल्ड लेवल से सीधा वेस्ट कलेक्शन सेंटर में जाए, उसको फर्दर हम सेग्रीगेट करें। मल्टीपल जो वेस्ट के मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एमएलपी है, मल्टी लेयर पैकेजिंग प्लास्टिक्स है, या पेट बॉटल्स हैं, या ग्लास बॉटल्स हैं, इनकी अलग अलग डायरेक्शन में हम इनको रिसाइकलिंग के लिए भेजें। और वो फर्दर सेग्रीगेशन के बाद फिर हमने वहां पे कंप्रेसिंग मशीन लगाई है, तो वेस्ट को कंप्रेस वो करेंगे ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाए और एक टाइम में काफी गार्बेज चला जाए और वो सस्टेन कर पाए हम ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। सो इस तरीके से हमने पहला वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाया है जो कि किन्नौर में है, हिमाचल में। किन्नौर में एक गांव है रक्षम, और चितकुल अगर आपने सुना हो, बहुत ही फेमस गांव है वहाँ पे। बहुत सारे ट्रैवलर्स जाते हैं। तो चितकुल, रक्षम, वहाँ की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स, बिकॉज बॉर्डर एरिया है तो वहाँ के आर्मी यूनिट्स हैं, आईटीबीपी है, और भी जो होटल्स हैं, कैंपिंग साइट्स हैं, सबका गार्बेज वहाँ पे आएगा और उसको हम सेग्रीगेट करेंगे, कंप्रेस करेंगे। और एक बार जब सेग्रीगेटेड नीट एंड क्लीन गार्बेज हो जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत होती है, तो उसको मल्टीपल डायरेक्शंस में आप यूज कर सकते हो। आप उसको वेस्ट एनर्जी में यूज कर सकते हो, वेस्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड कर सकते हो आप उस रिमोट एरिया में, सो दैट उसकी ड्यूरेबिलिटी ऐसी बढ़ जाए कि स्नोफॉल भी होगा तो रोड नहीं टूटेगा। रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, पॉलिएस्टर उसमें बनता है, तो मल्टीपल चीजें हैं। तो ये जो वेस्ट कलेक्शन सेंटर है ये हमारा टेक्निकल पार्ट है, और इसमें काफी लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। एक साथ फाउंडेशन है, एक बॉम्बे बेस्ड, प्रज्ञा कपूर जो उनके हैं, तो दे आर पार्टनरिंग विद अस, और वो हम मल्टीपल लोकेशंस पे हम उनके साथ मिलके ये वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाएंगे हिमाचल में, टू स्टार्ट विद। फिर उत्तराखंड में हम उसमें उसको लेके जाएंगे। प्रदीप जी, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक बड़ी लंबी चेन है। आइडेंटिफाई किया जाता है किस एरिया में जाना है, फिर वहां पर पूरा एक कैंपेन बनाते हैं, कैंपेन में लोग पहुंचते हैं, उसको लेके जाते हैं, फिर सेग्रीगेट करते हैं, फिर वो वेस्ट कहीं पर इस्तेमाल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कितने लोग काम करते हैं आपके साथ, शुरुआत से लेके अंत तक में? मेरे साथ टीम है लोकल एरियाज में, मेरे काफी अच्छे अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे जो कि इस कॉज से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से ही। सेकेंड ईयर में काफी लोग जुड़े मेरे साथ, फर्स्ट ईयर थोड़ा सा मुश्किल था। सो वो मेरे साथ आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं जब भी कोई क्लीनिंग ड्राइव होती है किसी के एरिया में। फॉर एग्जांपल मंडी में कुछ हमारा छोटा सा ग्रुप है, या किन्नौर में एक छोटा सा ग्रुप है, कुल्लू में छोटा सा ग्रुप है दोस्तों का। सो दे कम आउट एंड दे पार्टिसिपेट, तो क्योंकि मैनेजमेंट काफी हो जाता है इन सब चीजों के पीछे। हालांकि 24/7 कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता क्योंकि सबके अपने अपने काम है। वहाँ पे कोई ऑर्चर्ड हैंडल करता है, कोई टूरिज्म में है, बट पार्ट टाइम के हिसाब से जब भी मौका मिलता है नियर बाई लोकेशन पे कोई भी साथ में, तो लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं और काफी इसमें हेल्प हो जाती है। कोई एग्जीक्यूट कर रहा है, ट्रैक को लीड कर रहा है, कोई गाड़ी के अरेंज कर रहा है, कोई आगे कैंपिंग कहाँ पे करनी है वो लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर वेस्ट को कहाँ लेके जाना है। तो अब ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि टीम बढ़े। आई थिंक जो ये कल हुआ है मन की बात में, इससे कुछ थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा और हम कुछ लोगों को ऑन बोर्ड परमानेंट रख सकेंगे। प्रदीप जी, अगर मैं आपसे अभी तक के अनुभवों के बारे में बात करूं,
ये कितने 4 साल का अभियान आपने शुरू करीब-करीब कर दिया, 4-5 साल हो गए। मैं समझना चाहूँगा कि कोई एक ऐसा अनुभव जो आपको लगता हो कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी घटना थी, ऐसे करने में बड़ा मज़ा आया या किसी एक जगह पर बहुत बड़ा बदलाव हो गया हो। हुँ, कोई एक हुँ। ऐसी बात, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो याद हो आपको? बहुत सारे हैं, हर ट्रैक रूट में कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। मतलब इतने सारे लोग आते हैं, 25 लोग, इतने हाई एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं और कई बार ऐसा जैसे कि हम पूरे वर्ल्ड में 5 कैलाश पर्वत हैं, उनमें से 2 हिमाचल में हैं, सॉरी 3 हैं। मणि महेश है, श्रीखंड महादेव है, किन्नर कैलाश है। तो श्रीखंड महादेव जो है वहाँ हिमाचल का सबसे टफेस्ट जो पिलग्रिमेज है, उसका हाइट भी बहुत ज़्यादा है, 5000 मीटर्स के आसपास है, ऑलमोस्ट 17-18,000 फीट। सो वहाँ पे साल में हम 1 बार जाते हैं साफ-सफाई करने के लिए और बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और ये जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं भोलेनाथ के और बारिशों के टाइम में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे यात्री आते हैं। तो हर साल वहाँ पे 4 से 5 कैजुअल्टी होती हैं, डेथ होती है, क्योंकि वो इतना हाई एल्टीट्यूड पे है, लोग प्रिपेयर्ड होके नहीं आते हैं। सो 2 साल पहले वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में थे हम और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही रोक लिया कि आप मत जाइए, बहुत ज़्यादा मौसम खराब है। ये 27th, 8th, 29 जुलाई की बात है, लास्ट टू लास्ट ईयर, क्योंकि उस टाइम पे कुछ इक्लिप्स था और उसकी वजह से नदियों में और बारिशें बहुत ज़्यादा थी। सो उस टाइम हमारे सामने-सामने 3-4 डेड बॉडीज़ गई हमारे सामने की जो लोग जिनको हाइपोथर्मिया हो गया या कुछ हुआ। बट हम साफ-सफाई नहीं कर पाए बट हमने रेस्क्यू किया वहाँ पे लोगों का। नए जो रास्ते टूट पुराने रास्ते जो टूट गए थे, नए रास्ते बनाए। तो काफ़ी मतलब देखो अपॉर्च्युनिटी ऐसी है कि सिर्फ क्लीनिंग ड्राइव ही नहीं है, जिस मौके पे आप हो, जहाँ पे भी हो, कोई भी ऐसा हो जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने आप को उसी स्थिति में ढाल के और वहाँ पे काम करें। तो ये एक बड़ा मतलब हर साल वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बट फिर भी हम हर साल जाते हैं और कोई भी मतलब मना नहीं करता कि नहीं वहाँ नहीं जाएँगे क्योंकि डिफिकल्ट है ऐसा। तो हर बार मतलब इतनी एनर्जी मिलती है उस जगह पे जाके और सिर्फ वहाँ पे टॉप पे पहुँच के हम साफ-सफाई कर पाते हैं क्योंकि वो 70 किलोमीटर आना-जाना है, तो बहुत, बहुत डिफिकल्ट ट्रैक रूट है वो। सो टॉप का जो एरिया जहाँ पे शिवलिंग है, उस एरिया में ही हम साफ-सफाई करते हैं ज़्यादातर और उसी को मैनेज कर पाते हैं। तो ये हर हर बार एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे, एक नई एनर्जी मिलती है उस एरिया में। प्रदीप जी, मैं अगर आपसे बात करूं कि अब तक कितना वेस्ट हमने बचा लिया 4 साल में, जो वेस्ट हम जिससे नुकसान होता है पर्यावरण को, हुँ, हुँ। तो आपने करीब करीब कितना वेस्ट क्लीन कर लिया? अगर एक मोटा मोटा आंकड़े की बात करें, एक एवरेज आंकड़े की बात करें, तो 4 साल में कितना वेस्ट? लेटली तो मैंने काउंट करना ही बंद कर दिया ऑनेस्टली कितना क्या किया, क्या नहीं। पहले हम काउंट कर लेते थे थोड़ा बहुत कि एक बैग में कितना है, एक क्लीनिंग ड्राइव में कितना हो गया। सो उसको हम्म। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्लीनिंग ड्राइव्स। सो 700-800 मतलब कितना 700,000 किलोज़ के आसपास हमने कैलकुलेट किया था। 800,000 भी हो गया होगा लास्ट ईयर का कोई हमने कुछ ज़्यादा इस साल में मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए बट जितना भी किया वो कैलकुलेट भी नहीं हुआ है। तो मेजर जो होता है दिक्कत होती है ग्लास बॉटल्स की होती है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। हाई एल्टीट्यूड में ग्लास बॉटल्स को तोड़ के आना और भी बड़ी दिक्कत की बात है, ना सिर्फ हमारे लिए बट वहाँ की वाइल्ड लाइफ के लिए भी है। अगर जानवर के पैर में काँच चुभता है तो बड़ी दिक्कत की बात है और उसको वहाँ पे ठीक भी नहीं कर सकते। सो काफ़ी गार्बेज है, मेनली प्लास्टिक है और ग्लास बॉटल्स हैं जो सबसे ज़्यादा हम वहाँ कलेक्ट करते हैं। तो 700,000 किलोज़ के आसपास हमने लगभग क्लियर किया है जो कि ना तो नदियों में गया है, ना ओपन एयर बर्निंग हुई है उसकी, ना लैंड फिलिंग हुई है। तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया है अभी तक और आई थिंक नेक्स्ट ईयर हम काफ़ी इतने अमाउंट का गार्बेज हम कलेक्ट करेंगे 2021 में बिकॉज़ हमारा फर्स्ट वेस्ट कलेक्शन सेंटर अब रेडी हो गया है। उसके ऑपरेशंस अब नेक्स्ट ईयर अप्रैल से स्टार्ट हो जाएँगे और नेक्स्ट ईयर में होपफुली हम 3 नए और ऐसे वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाएँ पूरे हिमालयन रीजन में, जहाँ पे कि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ अभी लाहौल में अटल टनल जो खुल गई है, उसके बाद से काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे जा रहा है। सो कोशिश है कि वहाँ के एरिया में भी हम ये वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स बनाएँ। वहाँ की पंचायतों के साथ ऑलरेडी मेरी बातचीत चल रही है। ज़मीन का इश्यू रहता है कि कहाँ पे बनाना है। सो ज़मीन का लेके एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पंचायतें उसके ऊपर they're trying to figure out how to go about it. So maybe by the end of next year's March, we'll find an alternative and we'll start building these waste collection centers. तो प्रदीप जी, आखिरी बस एक और सवाल है। ये सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपका नाम लिया, आपके अभियान को सराहा है। हम्म। क्या मुश्किलें आसान होंगी इससे? हम होपिंग कि जो चीजें जैसे जमीन का नहीं मिलना,
है ना? ज़मीन थोड़ा-सा मुश्किल इश्यू जहाँ पे हम वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाएँ, तो वो चीज़ें थोड़ा-सा ईज़िली हब हो जाएँगी हमारे लिए। लोगों को पता चल गया है कि हीलिंग हिमालयाज़ में इतने डेडिकेटेड लोग हैं और कितने टाइम से वो काम कर रहे हैं, तो लोग ज़रा जुड़ना चाहेंगे। थोड़ा-सा एक रिकॉग्निशन मिलता है और एक आपको मोमेंटम मिल जाता है इस कॉज़ में, तो बहुत अच्छा लगा कल ये हुआ। और मैं पहले सोचता था मन की बात में काश कभी मोदी जी हमारे काम के बारे में ज़िक्र करें और कल एक ऐसी विश पूरी हुई है, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले इंसान हैं कंट्री में सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा, सो उन्होंने अगर तारीफ़ की है तो आई थिंक इससे बड़ी बात कोई प्रदीप जी, सबसे आखिरी में बस सिर्फ इतना कि प्रधानमंत्री जी खुद स्वच्छ भारत अभियान के लिए बड़े डेडिकेटेड रहते हैं। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत बड़ा फंड भी बनाया गया है, सरकार बजट में प्रावधान करती है। तमाम संस्थाएं काम करती हैं और उनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो स्वच्छता का एक काम संभालते हैं। हुँ, आपने एक शुरुआत करी है 4 साल पहले, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की भी है कि देश क्या चाहता है और किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है स्वच्छ भारत अभियान में। हुँ, 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 तो आपके इनिशिएटिव में और स्वच्छ भारत अभियान में, चूँकि आप पहाड़ों पर उन इलाकों में जा रहे हैं, जहाँ पर कि देश के बहुत मतलब ट्रैवलर्स तो जाते हैं, लेकिन आम जनता का बहुत पार्टिसिपेशन नहीं है। तो हाँ जी। पहाड़ों के इलाके में या समुद्र में या जो प्राकृतिक संपदाएँ हमें गिफ्ट में मिली है नेचर से, हुँ, हुँ। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या संदेश होगा देश के लिए आपका? देखो हमारे कंट्रोल में है हमारी लाइफ़स्टाइल, ठीक है? उसमें जो बदलाव ला सकते हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन के ऊपर काम करेंगे वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है? ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन है जो फील्ड में काम कर रही है वो एक अलग चीज़ है। सो इसमें बेसिकली जो मेन फ़ोकस रहना चाहिए लोगों का वो है कि जो कि हमारे कंट्रोल में हमारी लाइफ़स्टाइल है और उस लाइफ़स्टाइल में जो काफ़ी डिसीज़न्स हैं जो हम खुद लेते हैं और उन डिसीज़न्स के ऊपर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। आपको लगेगा कि एक पॉली बैग या एक स्ट्रॉ या एक प्लास्टिक कटलरी मैंने अगर यूज़ कर ली है, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? बट अगर वही चीज़ 130 करोड़ लोग बंद कर देंगे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो ये मत सोचिए कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया है और वो लोग नहीं कर रहे हैं। थिंक ऑफ द पॉजिटिव साइड, हमेशा नेगेटिव साइड में जो हमारी डायरेक्शन है, उसको खत्म करके थोड़ा-सा पॉजिटिव डायरेक्शन में क्योंकि हमेशा यही होता है, अगर एक सर्कल में या एक ग्रुप में कोई एक इंसान अच्छा करने की कोशिश करता है, तो एवरीबॉडी स्टार्ट्स पुलिंग हिम डाउन, हिम और हर डाउन। बट अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यूअसली करेंगे, तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा और इवेंचुअली सारे आपके साथ जुड़ जाएँगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था इनिशियली बड़ा मुश्किल था, लोग नहीं आते थे पार्टिसिपेट करने, नहीं समझते थे इस फीलिंग को कि पहाड़ों में साफ-सफाई कितनी इम्पोर्टेंट है। बट इवेंचुअली लोग आते हैं और बात होती है और पहुँचती है, लोग देख भी रहे हैं आपके काम को। अगर आप सीरियसली उसको करेंगे तो वो ऊपर तक जाती है बात, जैसे कि मन की बात में भी वो बात पहुँची ही है इन द एंड, है ना? सो ये मत सोचिए कि शुरुआत छोटी है, इम्पैक्ट कम है, बट जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो दिल से करें। अल्टरनेटिव्स ढूँढें, जितनी हम रेकी करते हैं ऑनलाइन गूगल सर्च करते हैं कि किस होटल में हम छुट्टियों में जाएँगे, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे घूमना है, उतनी रिसर्च का 10% हिस्सा भी अगर आप ये लगाएँगे, क्या अल्टरनेटिव्स हैं इको फ्रेंडली जब ट्रैवल करेंगे या घर पे रहते हैं, कौन से इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम हमारा जो है कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं इस प्लैनेट पे। सो उनके ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है। और ये छोटी-छोटी चीज़ों से ना घबराएँ कि मैंने एक क्लीनिंग ड्राइव की है, तो उसके बाद दूसरी के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, तीसरी के लिए नहीं मिल रहे हैं। धीरे-धीरे चीज़ें बदलती हैं। कंटिन्यूअसली करें और कंसिस्टेंटली करें, तो बदलाव आएगा। प्रदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। एक बार फिर से हम सभी की ओर से आपको बधाई और हम उम्मीद थैंक करते हैं कि पर्यावरण के लिए आप जो काम कर रहे हैं, वो काम अनवरत जारी रहेगा। अटल जी की बिल्कुल। कविता थी कि कदम मिलाकर चलना होगा और दूसरी हुँ, कविता थी कि आओ मिलकर दिया जलाएँ। मैं हुँ, मानता हूँ हुँ। कि इन दोनों वाक्यों को आप अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं और इस हाँ देश जी। के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। जिन बातों का हो आपसे सीधा सरोकार, बात समाज की हो या सवालों पर सरकार, हम तलाशेंगे हर जवाब असरदार। फेस टू फेस विद एनबीटी ऑनलाइन।